हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पीजीडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 1 के डी को। इसका जो है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया गया कि धन पूर्णांकों में a प्लस बी बराबर 9। इसके ऊपर लिखा गया है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध स्वतुल्य हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि स्वतुल्य होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। तो ठीक है दोस्तों, स्वतुल्य संबंध को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव और संबंध को बोलते हैं रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग जानोगे कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है, तब इसी के आधार पर हम लोग बताएंगे कौन सा स्वतुल्य संबंध है, कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। तो इसमें होता क्या है कि समुच्चय ए, मान लो कोई समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय आपका क्या है? समुच्चय ए, यानी समुच्चय ए का संबंध, यानी इसका जो है रिलेशन होना चाहिए आर से। ठीक है, यानी इसका रिलेशन होना चाहिए, किससे होना चाहिए? आर से। यानी संबंध ए का रिलेशन आर से इस प्रकार हो, यानी इस प्रकार होना चाहिए कि आर जो होता है, यानी आर के जो अवयव होते हैं, जैसे आर बराबर हम जैसे कोई समुच्चय ले लें, क्या ले लें? 1 2 3 ले लें। ठीक है, और आर बराबर ले लें 1, 2 ले लें, और 2, 3 ले लें, और 3, 4 ले। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पहले परिभाषा सुन लेना। यानी समुच्चय ए जो है आर से इस प्रकार संबंधित हो कि ए का प्रत्येक अवयव किस में हो? आर में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों, यानी ध्यान सुनना बिल्कुल, समुच्चय ए का आर से इस प्रकार संबंध हो, यानी इस प्रकार रिलेशन हो कि ए का प्रत्येक अवयव, यानी ए में जितने अवयव थे वो सब किस में आने चाहिए? आर में आने चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ए बराबर क्या है? 1 2 3, और आर बराबर क्या है? 1 2 2 3 3 4। तो ए का मान क्या है? 1 है। तो देखो 1 आर में आया है कि नहीं आया है? आया है। 2 है तो 2 भी आर में आया है। 3 है, 3 भी आर में आया है। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि ए जो है वह स्वतुल्य संबंध रखता है। किससे रखता है? आर से। ठीक है दोस्तों, क्यों रखता है? क्योंकि बताओगे कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो किस में मिला? आर में। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। अगर ए का प्रत्येक अवयव आर में न मिलता तो वो उस टाइम स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाता। जैसे ए बराबर हम लोग ले लें 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। आर बराबर आप लोग ले लो 4, 6 कर दो, और ले लो 2, 3 कर दो, या 3, 2 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब बताओ इसमें आर बराबर क्या है? 4। तो इसमें 4 तो मिला है, लेकिन इसका अवयव क्या है? 5 और 6। क्या इसमें 5 और 6 कहीं आया है? नहीं आया है। तो क्या आर का जो प्रत्येक अवयव है, ए का जो प्रत्येक अवयव है, क्या वो आर में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ए जो है आर से स्वतुल्य संबंध नहीं रखेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि आप समझ रहे हो कि 5 और 6 नहीं है, तो इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं रखेगा। ठीक है, अगर आता तो स्वतुल्य संबंध रखता। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है इसका, कि धन पूर्णांकों में a प्लस बी इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, यानी आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका कि a प्लस बी इक्वल टू 9। क्या बताना है कि धन पूर्णांकों में ए और बी स्वतुल्य संबंध है या नहीं। जैसे आप ये समुच्चय आपका कितना हो गया, समुच्चय बना लेते हैं। जैसे ए बराबर ले लो आप 4 ले लो, बी बराबर कितना ले लो? 5 ले लो। दोनों को जोड़ दोगे तो 4 और 5 जोड़ दो, टोटल कितना आएगा? 9 आएगा। आप और कुछ दूसरा भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? जैसे ए बराबर हमने ले लिया 3, बी बराबर आप क्या ले लो? बी बराबर आप ले सकते हो 6। 3 और 6 को जोड़ दो तो क्या मिला? 9। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताओ क्या ए और बी का मान हमेशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यानी ए बराबर तुम कुछ ले रहे हो, बी बराबर क्या ले रहे हो? कुछ भी ले रहे हो। जैसे हम इसका पहला कम्युनिटी बनाएंगे तो आपका बनेगा 4, 5। इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? 3, 6। ठीक है दोस्तों, यानी ए का मान क्या है? 4 है।
और बी का मान 5 है। फिर ए बराबर क्या लिए 3 और बी बराबर क्या लिए 6। बोल रहा है कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब बताना है कि क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो ए और बी का मान है वो निरंतर क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो अगर तुम्हें ए बराबर तुम्हारा कितने का समुच्चय था 9 का, लेकिन 9 तो आया है, लेकिन हमारा क्या कहने पर आया है 4 और 5 लेने पर, 3 और 6 लेने पर, क्योंकि इसका फिक्स मान नहीं है कि हम क्या और क्या मतलब क्या कौन कौन से मान ले रहे हैं कि हमारा 9 मिल रहा है। अगर फिक्स रहता कि यही 2 मान लेने हैं और यही 2 मान लेके हमारा 9 आ रहा है, तब तो हमारा स्वतुल्य संबंध है। लेकिन इसका मान निरंतर क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी फिक्स नहीं है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि पूर्णांकों के संबंध घन है। पूर्णांकों का संबंध घन है, कोई पूर्णांक ले लो उसका घन कर दो। जैसे 1 ले लोगे, 1 का घन 1 कर दोगे। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर आप लोग 2 ले लोगे, 2 ले लोगे तो 2 का घन करो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 ले लोगे, 3 का घन करो कितना आएगा, सॉरी 2 का घन 8 और 3 का आएगा 27। इसी प्रकार अगर 4 ले लोगे, 4 का घन करो कितना आएगा 64। और 5 ले लोगे, 5 घन कितना आएगा 125। अब बोल रहा है कि इसका क्या स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो आप बताओ, पहले आप समुच्चय बना लो। समुच्चय बनाना है, क्या बनाना है आपका समुच्चय कि धन पूर्णांक लेना है। धन पूर्णांक क्या होते हैं 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट, ये धन पूर्णांक हो गए। लेकिन आर का मान तो मिला है 1 कामा 1 मिला है। ठीक है दोस्तों। और क्या मिला है 2 कामा 8 मिला है। हाँ, और क्या मिला है आपका 3 कामा 27 मिला है। और क्या मिला है 4 कामा 64 मिला है। तो दोस्तों ए बराबर क्या आया है, ए बराबर तो है 1 2 3 4, लेकिन आर बराबर 1 आया है, 2 आया है, लेकिन इसके साथ कितना है 8 है, 27 है, 64 है। तो क्या बोला था परिभाषा में कि ए के प्रत्येक अवयव आर में होने चाहिए। तो क्या ए बराबर जो दिया था तुम्हारा 8 वो आर में मिल रहा है, यानी 8 ही है जो इसमें, क्या इसमें 8 कहीं आया है, नहीं आया है। 27 इसमें आया था, क्या इसमें आया है, नहीं आया है। 64 इसमें आया था, क्या इसमें आया है, नहीं आया है। तो जब इसके अवयव प्रत्येक मिल नहीं रहे हैं तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी अगर इन दोनों के प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होते हैं तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता। लेकिन यहाँ तो 1 आया है, 1 मिल गया, लेकिन 2 का घन करने पर कितना आया 8, यहाँ पर 8 नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोला है तीसरा कि समतल में स्थित रेखाओं का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध। तो समतल में मान लो कोई भी रेखा खींच दो। हाँ, तो ये मान लो आप लोग x है, ये क्या है y है। ठीक है। यानी अब तुम्हें अगर आपको बनाना है कि आप लोग को अगर समुच्चय बनाना है इसका, तो आप लोग बना सकते हो कि एक x का समांतर रेखा है, एक कौन सी रेखा है y है। तो बोलो समांतर रेखाएं आपस में हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनके समांतर हम और रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे x के समांतर हम और कोई रेखा खींच सकते हैं, यानी सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जितनी भी समांतर रेखाएं खींचेंगे वो सब रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने क्या बताया था कि आर वाला भी, मतलब आर का मान जब बनाओगे कोई भी समांतर रेखा, जैसे इसका मान हो गया जेड, तो हो गया इसमें x y और z बन गया। ठीक है। यानी सभी समांतर रेखाएं क्या है आपस में बराबर है, यानी x बराबर y बराबर z, यानी a के सभी अवयव क्या हैं z में है, यानी a और r दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब a और r आपस में बराबर होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यानी a बराबर x लिए हो तो ये बराबर x, y लिए हो तो y, z लिए हो तो z। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, चौथा वाला। चौथा बोला कि समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। जैसे ये त्रिभुज खींच लें और एक खींच लें। अब आप लोग पहले बताओ समरूप, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका दे दें डी ई एफ। देखो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुजों की लंबाई और चौड़ाई को कम करने पर जो नया त्रिभुज प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। यानी उनकी आकृतियां देखने में समान होंगी परंतु वो आकार में क्या होंगी, समान नहीं होती हैं। यानी इन्हीं की लंबाई को कम कर दोगे तो जो नया त्रिभुज प्राप्त होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप त्रिभुज। अब बताने कि क्या समरूप त्रिभुज आपस में क्या है, स्वतुल्य संबंध रखते हैं कि नहीं रखते। जैसे बोलो अगर इसका मान x है तो इसका मान भी क्या होगा, x ही होगा। इसका मान अगर y है तो इसका भी मान क्या होगा, y होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। अगर इसका मान z है तो इसका भी मान क्या होगा, z है। यानी आप समझ सकते हो कि अगर ये a वाला है तो ये कौन सा होगा,
आर वाला है, यानी ए वाला एक्स है तो आर वाला भी एक्स है, ए वाला वाई है तो आर वाला भी वाई है, ए वाला जेड है तो आर वाला भी जेड है। तो परिभाषा से क्या होगा कि ए के प्रत्येक अवयव किस में है, आर में। जब ए के प्रत्येक अवयव आर में है तो ए आर से क्या रखता है, स्वतुल्य संबंध रखता है, यानी स्वतुल्य संबंध है। यानी अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो स्वतुल्य संबंध नहीं होता, ये बराबर हैं इसलिए स्वतुल्य संबंध है। ठीक है दोस्तों, अब इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां बोला है कि धन पूर्णांकों में यक्स वाई से परस्पर क्या है, अभाजिक, यानी यक्स वाई परस्पर क्या है, परस्पर अभाज्य है। तो दोस्तों क्या ये कथन सत्य है, एक्स वाई परस्पर अभाज्य होते हैं धन पूर्णांकों में। जैसे कोई धन पूर्णांक आपको पता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, धन पूर्णांक। अगर इसमें से हम धन पूर्णांक 2, 3 ले लें तब तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा कि एक्स वाई से परस्पर क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, यानी 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, यानी यह अभाज्य हो गए। लेकिन यहाँ बोला कि परस्पर यानी क्या हमेशा अभाज्य होते हैं, हमेशा अभाज्य नहीं होते। क्यों, क्योंकि धन पूर्णांकों में हम 2, 4 भी ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं, आप बताओ 2, 4 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य है, यानी कट जाएगा। आप ले सकते हो 3, 6 भी ले सकते हो, यानी धन पूर्णांकों में एक्स वाई परस्पर अभाज्य नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि वो भाज्य भी हो सकते हैं, यानी ये भी आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 6वां बोला है इसका, 6वां क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, समुच्चय, यानी ए बराबर समुच्चय दिया है 1, 2, 3, ठीक है, और आर बराबर आपका बनाया है 1, 2, हाँ, और फिर बनाया है 2, 2, ठीक है, और फिर बनाया है 3, 3, फिर क्या बनाया है 1, 2, ठीक है, फिर क्या बनाया है 2, 3। अब क्या पूछा है कि, अब पूछा है कि यह इससे स्वतुल्य संबंध रखता है, यही सिद्ध करो। अब ए वाला आर से कैसे स्वतुल्य संबंध रखता है उसको सिद्ध करके आप लोग को लाना है। तो दोस्तों पहले बताओ, क्या परिभाषा बताए थे हमने कि ए का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए, आर में। तो ए वाला क्या है, 1 है, तो देखो आर में आया है कि नहीं, आर में 1 आया है। ए वाला कितना है, 2, तो वो आर में आया है कि नहीं आया है, तो ए वाला 2 है, आर में भी 2 मिल रहा है। ए वाला कितना है, 3 है, तो आर में भी 3 आया है। यानी ए के प्रत्येक अवयव किस में है, आर में, यानी ए और आर आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इससे कह सकते हैं कि यह ए के प्रत्येक, ए के प्रत्येक, ए के प्रत्येक अवयव आर में हैं, इसलिए ए और आर परस्पर स्वतुल्य संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपको ये सिद्ध करना था कि ए बराबर ये है, आर बराबर ये, तो बताओ कि ये आर से स्वतुल्य संबंध रखता है कि नहीं। तो आप लोग बता क्या सकते हो कि ए के प्रत्येक अवयव किस में उपस्थित हैं, आर में। जब ए के प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव आर में उपस्थित हैं तो इससे क्या सिद्ध होगा कि ए के प्रत्येक अवयव आर में आर में है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ए जो है आर से परस्पर स्वतुल्य संबंध रखता है। तो जैसे कि परिभाषा आप लोगों को हमने पहले बताया था कि अगर ए के प्रत्येक अवयव आर में हो तो सिंपल सी बात है, सिद्ध हो जाएगा कि ए और आर परस्पर कौन सा संबंध रखते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो ए के अवयव आर में मिले थे तो इससे सिद्ध होता है कि ए जो है वो स्वतुल्य संबंध रखता है आर से। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।